नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर व बीएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर डेवलपमेंट बायोलॉजी का 34वां लेक्चर है डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो अपना स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा था वो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में अपने फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस देख लिया था। उसके बाद दूसरी घटना अपनी चल रही थी स्पर्मियोजेनेसिस में अपने किस प्रकार से शुक्राणुपूर्वी कोशिका के द्वारा शुक्राणु में का अंतरण होता है और किस प्रकार से जो एक शुक्राणु है उसके अंदर एक्रोसोम निर्माण की क्रिया होती है। ये अपने देखा था कि जो शुक्राणु है उसके अंदर जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटिड जो अपने में से अधिकतम पदार्थों का त्याग करके केवल उपयोगी पदार्थों को रखते हुए शुक्राणु में कायांतरित हो जाती है। वो अपने इस प्रकार से इसको देख लिया था। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के लिए यदि बात करें तो सबसे पहले जो शुक्राणु है वो चीज़ क्या है, ये आपको ध्यान लग गया होगा अभी तक, जैसा कि आप पढ़ते भी आ रहे 9th 10th क्लास से, और अभी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस भी किया है। तो स्पर्म एक मेल गैमिट है, मेल हैप्लॉइड गैमिट है जो कि गतिशील है, लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त संरचना होती है, अंडे तक जा करके अंड झिल्ली को गला करके अंदर प्रवेश करता है और अपना केंद्र अंडे के केंद्र के साथ समेकित कर देता है और कर करके जाइगोट का निर्माण करता है। और जो शुक्राणु होता है ये हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है, इसलिए हैप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है। अब देखिएगा कि यदि हम बात करें कि जो ल्यूवेनॉक वैज्ञानिक था 1677 में, उसने सबसे पहले क्या किया था कि शुक्राणु को देखा था सबसे पहले, और जो शुक्राणु नाम था वो किसने दिया था? वॉन बेयर ने। जो ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक था, हॉक, इसने तो क्या सबसे पहले स्पर्म को देखा था, शुक्राणु को देखा था, सबसे पहले शुक्राणु को देखा, शुक्राणु को देखा, इस कोशिका को देखा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोशिका एक, और वॉन बेयर ने स्पर्म नाम दिया या शुक्राणु नाम दिया, शुक्राणु नाम दिया किसने? वॉन बेयर ने। तो इसका मतलब दोनों वैज्ञानिकों का इस शुक्राणु की खोज और उसके नामकरण में अहम योगदान है। अब देखिएगा यदि हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु जो है दो प्रकार के होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म का अर्थ ये होता है कि जिनके अंदर, क्योंकि हम बात करें कि शुक्राणु के अंदर पूंछ पाई जाती है जो कि गतिशील संरचना होती है, तो पूंछ जो है वो फ्लैजिलम यानी कसाब का ही रूपांतरण होती है। तो जिन जंतुओं के शुक्राणुओं में पूंछ नहीं पाई जाती है या फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है या फ्लैजिलम के रूप में पूंछ नहीं पाई जाती है, एक ही बात है ये, तो उन शुक्राणुओं को हम नॉन फ्लैजिलेटेड कहते हैं। और जिन शुक्राणुओं में जो है फ्लैजिलम युक्त टेल पाई जाती है उन्हें फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड की यदि हम बात करें तो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पर्म। पहला कौन सा है? नॉन फ्लैजिलेटेड, और दूसरा कौन सा है? फ्लैजिलेटेड। अब नॉन फ्लैजिलेटेड जो होते हैं उसका एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो क्रिस्टेशिया, नेमेटोडा, डिप्लोपोडा,
ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड के, यानी इनके अंदर टेल जो है उसका क्या होता है? अभाव होता है, यानी पूंछ इनमें नहीं पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि सीधा ही हेड, नेक और मिडल पार्ट, तीन ही संरचनाएं इसमें पाई जाती है। और जो फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म है, जिससे मनुष्य का स्पर्म है, मैन स्पर्म, ये किस में आता है? फ्लैजिलेटेड में। इनमें क्या होती है? टेल प्रेजेंट होती है। टेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब जो हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म है उसकी संरचना की यदि हम बात करें तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे छोटा स्पर्म जो 40 म्यू आकार का होता है सी अर्चिन का, सबसे छोटा स्पर्म जो है 40 म्यू आकार का है सी अर्चिन। किसका है? सी अर्चिन का। जलीय जंतु है जिसका 40 म्यू आकार का होता है। और सबसे बड़ा जो है 12 mm हेमिपेटेरा का स्पर्म होता है। सबसे बड़ा स्पर्म 12 mm का होता है हेमिपेटेरा। हेमिपेटेरा के जो जंतु हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये शुक्राणुओं से संबंधित हैं। और अब इसकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में यदि हम बात करें तो शुक्राणु जो होते हैं इसके आपको बताया था कि वही 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। ये 4 प्रकार के या 4 भागों में बंटा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में यदि हम देखें तो कितने भागों में बंटी होती है? 4 भागों में बंटी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म 4 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है? हेड। हेड के अंदर 2 चीज़ है, एक्रोसोम और फिर क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। दूसरा कौन सा है? नेक। तीसरा कौन सा है? मिडिल पार्ट। चौथा कौन सा है? टेल। चौथा कौन सा भाग है? टेल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेड भाग की। तो हेड भाग जो है आपको पता ही है कि ये पहला भाग होता है, शीर्ष भाग होता है जिधर की ओर शुक्राणु गति करता है। और ये जो हेड भाग है ये अलग अलग जातियों में, जंतुओं के अलग अलग जातियों में क्या होता है? अलग अलग आकार का होता है। मोस्टली ये शंक्वाकार होता है सभी जंतुओं में, परंतु जैसे मनुष्य में ओवल शेप होता है और पार्श्व से चपटा होता है। रोडेंट्स और एम्फीबियन में न्यूक्लिया होता है। पक्षियों में पेंच की भांति, यानी जो नट होता है अपने पेंच बोलते हैं उसकी भांति होता है, सर्पिल। और मोलस्का के अंदर क्या होता है? द्विकपाटी युक्त होता है। तो इसका मतलब जो हेड या शीर्ष भाग होता है वो अलग अलग जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग। जैसे अभी मैंने बताया मनुष्य के अंदर ओवल शेप्ड होता है। उसके अलावा रोडेंट और एम्फीबियन में क्या होता है? नुकीले प्रकार का होता है। पक्षियों के अंदर क्या होता है? पेंच की भांति घुमावदार होता है, ये कह सकते हैं सर स्प्रिंग लाइक होता है। उसके अलावा मोलस्का के अंदर क्या होता है? द्विकपाटी, यानी उसके अंदर 2 कपाट नुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो शीर्ष भाग जो होता है वो सबसे पहला भाग होता है, आगे की ओर रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है सॉरी, तो सबसे पहला भाग यही होता है। अब इसके अंदर 2 संरचनाएं होती हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो एक्रोसोम यदि जो भाग है वो इसका सबसे पहला भाग होता है। और मैंने पहले स्टार्टिंग में जब हमने स्पर्मियोजेनेसिस देखा था तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला भाग जो बनता है इसके अंदर कौन सा बनता है? एक्रोसोम बनता है। एक्रोसोम का निर्माण पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, कौन सा कोशिकांग है जो इसके निर्माण में भाग लेता है। तो ये आपको बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है उसकी सिस्टर्नी और वेजाइकल मिलकर के किसका निर्माण करती है? एक्रोसोम का निर्माण करती है। एक्रोसोम की यदि हम बात करें तो ये जो भाग है ये शीर्ष भाग होता है। और जिधर एक्रोसोम का निर्माण होता है उधर से ही वही भाग हेड बनता है। और उसके अलावा जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर क्या होते हैं कि एंजाइम पाए जाते हैं जो कि लयनकारी प्रकृति के होते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था हाइलुरोनिडेज है, एक्रोसोमिन है, एसिड हाइड्रोलेजेज है, एसिड फास्फेटेजेज है, एक्रोसिन है। ये सारे के सारे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब एक्रोसोम की भी शेप और साइज की है वो जातियों के हिसाब से अलग अलग भिन्नताएं होती है। जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और कई पक्षियों में ये क्या होता है? नुकीला होता है।
किस कार का होता है, नुकीला होता है। उसके अलावा पक्षियों में ये एक्रोसोम नुकीला होने के साथ साथ क्या है, सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार मतलब पेंस की भांति होता है, मैंने बताया था। चूहे में ये कुल्हाड़ी के या भाले के आकार का होता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये पतली मेम्ब्रेनियस लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आवरण युक्त, पतले आवरण युक्त होता है। और ये जो एक्रोसोम है, ये मैं आपको बताता हूँ कि F.R. लिली जो थे उसने एक बात बताई थी कि जैसे बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में क्या होता है कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करता है। इनके अंदर एक कीमोटैक्सिस नामक घटना होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि उन्होंने F.R. लिली ने बताया था कि शुक्राणु की सतह पर एक एंटी फर्टिलाइजन नामक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजन नामक एक रसायन पाया जाता है। वो एंटी फर्टिलाइजन क्या होता है, जाति विशेष होता है। और ये केमोटैक्सिस की घटना के द्वारा फर्टिलाइजन जो कि अंडे की सतह पर पाया जाता है उसकी ओर आकर्षित होता है। तो एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन दोनों जाति विशेष होते हैं। एंटी फर्टिलाइजन जो पाया जाता है वो स्पर्म के एक्रोसोम भाग में ही पाया जाता है, जो कि उसी जाति के अंडे की तरफ शुक्राणु को आकर्षित करने का काम करता है। उसके अलावा भी मैंने बताया कि एक्रोसोम जो है निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। और इसका कार्य भी मैंने बताया था, इसके अंदर बहुत तरह के लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जो मैंने बताया एसिड फास्फेटेज है, एसिड हाइड्रोलेजेज है, हाइलोरोनिडेज है, एक्रोसेमिन है, एक्रोसिन है। ये सारे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ जंतुओं के अंदर ये जो एक्रोसोम होता है ये केंद्रक और एक्रोसोम के मध्य एक खाली स्थान पाया जाता है, जिसे परफोरेटियम कहते हैं। तो परफोरेटियम के साथ ये एक्रोसोम मिलकर के एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण करता है, जो कि आगे अंड झिल्ली को बुलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी होती है, एक्रोसोम की होती है। अब बात करते हैं इसका जो मिडिल पार्ट है, सॉरी न्यूक्लियस, सेकंड जो पार्ट है हेड का। तो न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि जो आनुवंशिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, हैप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। और साथ में मैंने बताया था कि जब इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस की घटना होती है तो उस समय न्यूक्लियस में से अधिकतर पदार्थों का त्याग हो जाता है और आरएनए वगैरह बाहर निकाल दी जाती है। केवल क्या बनता है, बचता है इसके अंदर डीएनए बनता है, बचता है। यही कह सकते हैं कि हैप्लॉइड जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जब निषेचन की घटना होती है तो ये न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा भाग है नेक। नेक की यदि हम बात करें तो ये शुक्राणु का जस्ट हेड से पीछे का भाग होता है और इसके अंदर सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स दो होते हैं जो कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के पास स्थित रहते हैं। इसमें एक प्रोक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है वो निषेचन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन में हो जाता है, उसके पश्चात उसमें क्लीवेज उत्पन्न करता है, विदलन प्रारंभ करता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है यानी दूरस्थ तारक के अंदर होता है वो क्या करता है कि एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है मिडिल पार्ट के। तो नेक भाग के अंदर केवल क्या पाए जाते हैं, दोनों सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अब मिडिल पार्ट की यदि बात करें तो मिडिल पार्ट बड़ा भाग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, वो एक्सियल फिलामेंट मैंने बताया दूरस्थ तारक के अंदर से बनता है। साथ में एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ गुंथी व्यवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस भाग में अधिक होती है क्योंकि गति करते समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो मिडिल पार्ट से उत्पन्न होती है, इसलिए गति करने में मिडिल पार्ट का अहम योगदान होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या गुंथी व्यवस्था में पाए जाते हैं, तो जिससे जो एक व्यवस्था बनती है उसको हम निवेदकरण कहते हैं। और मिडिल पार्ट के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में परिधीय रूप से इसका कोशिका द्रव उपस्थित रहता है और उसको हम कहते हैं मैंचेट। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मैंचेट, यानी परिधीय रूप में थोड़ा सा कोशिका द्रव उपस्थित होता है उसको मैंचेट कहते हैं। उसके बाद मिडिल पार्ट के अंदर ये माना गया है कि जहाँ से टेल शुरू होती है वहाँ पर एक रिंग सेंट्रियोल भी पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसका कहते हैं कार्य अभी अज्ञात है, परंतु कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पार्ट में उनको ये साधे हुए रखता है। अब बात करते हैं टेल की। टेल जो है इसके एक्सियल फिलामेंट का निर्माण भी सेंट्रियोल जो दूरस्थ तारक के अंदर उसी से होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। और इसके अंदर जो एक्सियल फिलामेंट नीचे की ओर खिसकता जाता है तो उसके चारों ओर कोशिका द्रव भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब जैसे जैसे एक्सियल सेंट्रियोल आगे खिसकता जाएगा टेल बनती जाएगी, उसके चारों ओर क्या है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो जहाँ तक साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट मौजूद है वो भाग क्या कहलाता है, इसका पूंछ का मेन पीस कहलाता है। और फिर क्या होता है कि जो
एक्सियल फिलामेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन को भेदकर थोड़ा बाहर की ओर आ जाता है और वहाँ पर कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है, उसको एंड पीस कहते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी टेल के अंदर फिलामेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, उनकी 9+2 व्यवस्था होती है। 9+2 में 9 तंतु तो कहाँ होते हैं, परिधियाँ होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है, 9+2 व्यवस्था कहलाती है। अब अपने थोड़ा सा इसका बात करें, इसके स्ट्रक्चर की थोड़ा बनाकर देखें कि स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो स्ट्रक्चर अपने पहले बना चुके हैं, स्ट्रक्चर वही रहनी है, पर थोड़ा सा अपने, क्योंकि ये अलग टॉपिक है आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसको अपने उस हिसाब से बना देते हैं। ये इसकी संरचना रहती है।
तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें, ये भाग इसका क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम के ठीक पीछे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होती है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का भाग क्या कहलाता है, परफोरेटियम कहलाता है। न्यूक्लियस के ठीक पीछे, अच्छा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस मिलकर के इसका कौन सा भाग बनाते हैं, हेड का निर्माण करते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें कि न्यूक्लियस के ठीक पीछे जो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास स्थित होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, क्या कहते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र, जो कि किसका निर्माण करता है, अपने इसका समीपस्थ तारक केंद्र जो आगे जाकर के विदलन प्रेरित करता है किसमें, अंडे के अंदर। डिस्टल सेंट्रियोल आपको दिख रहा है जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। तो डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये क्या है कि जो रिंग मिडिल पार्ट और जो टेल भाग है इसके सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करता है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गुंथी व्यवस्था में होते हैं चोटी की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस प्रकार से इनकी गुंथी व्यवस्था कहलाती है निवेन कर्ण। माइटोकॉन्ड्रिया का चोटी की तरह गुंथे हुए रहना क्या कहलाता है, निवेन कर्ण, जो कि इसको चलते समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके अलावा मिडिल पार्ट के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में परिधीय रूप में कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की इस परिधीय रूप में व्यवस्था को कहते हैं मैनचेट। जहाँ पर मिडिल पार्ट प्रारंभ होता है, जहाँ से टेल शुरू होती है, उसको कहते हैं रिंग सेंट्रियोल। वहाँ पर क्या पाया जाता है, रिंग सेंट्रियोल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को साधे हुए रखता है। उसके बाद में टेल पाई जाती है। टेल के अंदर ये एक्सियल फिलामेंट के यहाँ चारों साइटोप्लाज्म है, तो ये भाग कहलाता है मैन पीस ऑफ टेल। और नीचे की ओर हम देखते हैं केवल और केवल एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसको कहा जाता है एंड पीस ऑफ टेल। तो इस प्रकार ये शुक्राणु की संरचना है, जिसमें आप देख सकते हो हेड भाग आ गया, नेक आ गया, मिडिल पार्ट आ गया, मैन पीस ऑफ टेल आ गया, एंड पीस ऑफ टेल आ गया। एक्रोसोम में भेदनकारी एंजाइम होते हैं जो झिल्ली को गलाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉइड जो कह सकते हैं अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो पाया जाता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है विदलन प्रभावित करता है अंडे के अंदर। डिस्टल सेंट्रियोल इसका जो कह सकते हैं एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। मिडिल पार्ट और टेल के जो मिडिल पार्ट में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके अलावा टेल भाग है जो गति के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। अब यदि हम इसके बात करें मैन पीस ऑफ टेल, इसके अंदर किस प्रकार से 9+2 व्यवस्था पाई जाती है, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार से होता है। ये 9 फिलामेंट है जो A+B सब यूनिट में बंटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेंट्रल फिलामेंट है, जो कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है और ये स्पोक्स होती हैं। क्या होती हैं, स्पोक्स। तो इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये 9 तंतु तो क्या होते हैं, परिधीय होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। 9 जो परिधीय होते हैं वो 2-2 सब यूनिट के बने होते हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। इस प्रकार से ये 9+2 व्यवस्था पाई जाती है फिलामेंट की, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो वो पूंछ के अंदर पाई जाती है, और पूंछ जो है वो इसकी गति के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। तो ये क्या अपनी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्टूडेंट आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, शुक्राणु की संरचना। थैंक यू।